पधारो मारे देश। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। भैया आज बचपन की एक बात याद आ रही है, तू कहे तो बताऊं। बता जो जी। भाई आज भी याद है मन जब हमारी स्कूल की गर्मियाँ की छुट्टियां होती थी, है ना। बचपन का वो दिन, भाई माँ तो भरी दोपहरी में काम से थक हार कर सो जाती, फिर मैं बच्चा जो ना तो धूप जानता और ना ही थकान, दिन भर काई करता, गेंद गिट्टा खेलता, सितोलिया खेलता, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलता, और जयई गली में वो कुल्फी की टन टन और गुड़िया के बाल की आवाज़ आती ना, तो दौड़ कर जाते थे माँ के पास। माँ चाराने रख देती थी हथेली पर, मानो दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाती थी। ऐसी होती है माँ, औरत जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ भी बाहर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। भाई वो बात मैं અહીંયા कह रही છું कि आज भी औरत जत्सू लेकर हर मुकाम पर चुनौतियों से लड़कर खुद ने साबित करी है। और यह बात અહીંયા भी जाहिर कर सकूँ છું कि भाई आपने आज की जो मेहमान है ना, कहीं बताऊँ मल्टी टैलेंटेड है ना। भाई आपका काम से कियो छो बड़ा बड़ा नाम और खूब कमायो छो दुनिया में, राजस्थान री अपने हिंदुस्तान री आन बान शान। और कहीं कहूँ भाया छह वातो कहीं गुणारी खान, पर पहली मारे सागे बोलो जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। काय बात की जी ताकि बात तो याद करता करता मैंने जगजीत सिंह साहब की वह गजल है ना भाई याद आ गई। कौन सी? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जीजी एक बात बताऊं, हाँ खियो जाओ ना जीवन का ताई कि जीवन का ही है, जीवन एक मेड़ो है। बिल्कुल, जीवन एक मेड़ो है, कोई ने लागे अवसर ने तो कोई ने लागे जमेलो है। बिल्कुल, पर जीवन तो एक मेड़ो है, मेड़ो है। इको हर रंग निरालो, हर ढंग अलबेलो है, लेकिन जीवन तो एक मेड़ो है। कोई शिखर पर एकलो है तो कोई भीड़ में भी अकेलो है, लेकिन जीवन तो एक मेड़ो है। और जीवन की एक खास बात और है, जीवन अनिश्चितताओं से भरी हुई एक कहानी है, अनिश्चितताओं से भरी हुई एक दास्तान, जो हर मोड़ पर कभी आपको खुशियां देती है तो कभी कर देती है हैरान। लेकिन आपको जीवन के प्रति आश्वस्त रहना है और ये याद रखना है कि जिंदा दिली से अगर जीवन जिया जाए तो ये जीवन आप पर करेगा एक दिन अभिमान। और फिर इसी मंच पर हम भी तो मिलेंगे आपसे और कहेंगे क्या, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और जी आज से तो बता दिया कि आज के आपने जो मेहमान है, लेकिन पहले थाने भी तो मैं बता दूं, हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान मारे सागे, ओ मारो भाइयों आजर। हाँ तो देखो मैं जीजी भाई की जोड़ी मिलर आज कुंड था के सामने प्रस्तुत कर रहा वो तो मैं थाने बताशू। लेकिन बीच से पहले जीजी मैं चाहूँ कि वहाँ की जीवन से जुड़ेली कुछ झलकियां हैं, वे आपा देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल पाछे आप बताओ, चलो देखा तो आओ पहले वहाँ का दर्शक भी पहचान ले वाला कौन है। हाँ बिल्कुल, चलो देखो, आओ देखा। हाँ जैसी इनकी पर्सनैलिटी है, इनकी मुस्कान जो है और चार चांद लगा देती है। बिल्कुल, और मुस्कान तो चार चांद लगाती ही है। और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सेवा और संस्कृति दोनों शामिल है। बिल्कुल, यानी शौक से सिंगर और सेवा से मुख्य आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त, यानी हम कहें
तो एक ऐसी व्यक्तित्व या यूं कहें कि ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी शख्सियत आज है हमारे साथ, तो उनसे हम करते हैं मुलाकात, क्योंकि वही आज आप वो हमारी है मेहमान रोली अग्रवाल जी, उनका करते हैं स्वागत, मुख्य आयकर आयुक्त। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका, स्वागत, अलबेलो अभिनंदन आपका राजस्थान में इस मंच पे। और जैसा कि मैं आपके इंट्रोडक्शन में भी कहता चला आ रहा हूँ, शौक से सिंगर और सेवा से मुख्य आयकर आयुक्त। और भाया आके साथ और भी घनी चीजें छे, थिंकर छे, मोटिवेशनल स्पीकर छे, सिंगर छे, और नौकरी तो अति बड़ो पत्तो छे ही छे, और भी के साथ सेवा छे, समाज सेवा छे, नारियां के ताई, बच्चियां के ताई कत्ता घना काम करया छे। कईया कर लियो छो थे मैं तो एक काम में ही मतलब लागे छे कि वो काम होगो, चलो बढ़िया छे। और मैम कहा भी जाता है ना कि, और ये आम दर्शक भी अगर समझे तो बहुत बड़ी बात है, किसी किसी को एक जीवन जो है वो बहुत छोटा लगता है, कहते हैं ना कि बहुत सारे काम, वो इतने सारे काम करते चले जाते हैं। किसी किसी को बहुत बड़ा लगता है कि मैं आगे जीवन में क्या करूंगा, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के हर क्षण को इस तरीके से जीते हैं। इनके लिए अगर बात कहूं तो बड़ा मुनासिब होगा 2 पंक्तियों में कि झुकी रही जिनकी निगाहें किताब के आगे, झुकी रही जिनकी निगाहें किताब के आगे, फिर उनका सर उठा है किसी खिताब के आगे। और खिताबों की अगर बात की जाए, प्रीशियस डॉटर्स ऑफ इंडिया, वो अवार्ड आपको हासिल हुआ है, महिला शिरोमणि अवार्ड आपको मिला है, राजस्थान गौरव अवार्ड आपको मिला है। तो आपके सारे अवार्ड्स की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो शौक है ना, जिसके लिए कहा जाता है कि शौक बड़ी चीज है, तो सबसे पहले ये जो गागर में सागर है वो कैसे तो आपके माध्यम से 2 पंक्तियां। बिल्कुल। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले, लगा ले दांव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले, लगा ले दांव लगा ले। क्या बात है मैम। और ये शायद ऐसा लगता है आपके व्यक्तित्व को, मुझे लगता है कि उसका पूरी तरह से परिचय है ये दोनों पंक्तियां कि तदबीर को बनाने के लिए तकदीर से लड़ जाना पड़ता है। और कहते हैं ना कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और बात अगर यहाँ की जाए सपनों को साकार करने की, तो आपसे जानना चाहेंगे, आज आप मुख्य आयकर आयुक्त हैं, सबसे पहले हमारे दर्शक अगर जानना चाहें क्या भूमिका होती है मुख्य आयकर आयुक्त की, क्या काम होता है उनका, आपकी ज़बानी जाने। तो एज चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हमारा काम अब क्योंकि सीनियर हो गए हैं तो सुपरविजन का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो नीचे हमारे वर्टिकल्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, प्रिंसिपल कमिश्नर्स, तो उन सब के अलग अलग विभाग में काम दिए हुए हैं। उसका सबका सुपरविजन करना, उन पे निगरानी रखना, अपील्स वाले अपील का काम कर रहे हैं, असेसमेंट वाले असेसमेंट ठीक से कर रहे हैं, टाइम में कर रहे हैं। और जो पब्लिक की ग्रीवांसेस हैं आजकल जो सबसे ज़्यादा हम ज़रूरी समझते हैं, टैक्स पेयर सर्विसेज, तो हम यहाँ सर्विस करने के लिए हैं नेशन के लिए। जिनको जहाँ पे प्रॉब्लम है, आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है, आपकी रिफ़ंड टाइम में आया कि नहीं आया, आपने अपील फाइल करी है, आपका अपील का डिसीजन टाइम में आया कि नहीं आया, तो हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये रहता है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, रिव्यूज़ होते हैं, ये देखने के लिए कि सब अपना काम सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं क्या। और उसमें हम वहाँ बैठकर, वो हमारा काम है रोज़ ये सबको बुलाना, समझना क्या चल रहा है, उनके लिए टारगेट्स जो सेट हुए हैं वो फॉलो हो रहे हैं। तो बेसिकली असुविधा नहीं हो किसी भी देश के नागरिक को, सब कंफर्टेबली चले। जो हमारा ध्येय है कि कलेक्शन आना चाहिए, टैक्सेस ठीक से आने चाहिए, वो इंश्योर करना, और उससे रिलेटेड ही बहुत सारा काम है जो ठीक से चलता रहे और देश हमारा ठीक से चलता रहे। बढ़िया बढ़िया। एक ऐसी पोस्ट जिससे लोग थोड़ा डरते भी हैं, इनकम टैक्स, भाई दूर से ही राम राम गणी चौकी छे। आजकल तो हम बल्कि आपके पास आना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। हम आपकी केवल सुविधा बढ़ाने के लिए हैं एज अ डिपार्टमेंट। तो आप आप इतनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही। रोली, आपने अपने नाम को बिल्कुल सार्थक किया है। माथे पर जो रोली लगती है आपने वो लगा के एक सर का ताज, अपना जो मान बढ़ाया है आपने। बचपन से ही रोली ऐसी थी, किस तरफ रुझान था? जैसा कि आपका जो संगीत का हमने देखा बड़ा सशक्त माध्यम है, एक इतनी बड़ी आप कलाकार हैं, ICCR से जुड़ी आप आर्टिस्ट हैं,
तो किस तरह से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई? मेरे फादर भी इनकम टैक्स में थे, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, रिटायर हुए। और मम्मी मेरी जो थी वो सिंगर हैं बाय चॉइस। उनका ट्रेनिंग नहीं है फॉर्मल, लेकिन वैसे वो उनकी आवाज़ बहुत बुलंद और बहुत हर पार्टी में गाती थी। और आई वुड से कि उनका होता था कि जहाँ भी जाओ अपने को बेस्ट प्रेजेंट करो। और फादर का था कि 4 बच्चे हैं तो बस पढ़ाई ही मेन चीज़ है, पढ़ाई करो, कहीं पहुंचो। तो मुझे लगता है उनका एक सम्मिश्रण हम सब बच्चों में आया कि सब ने पढ़ाई करी और एट द सेम टाइम हम कहीं जाते थे, कहीं भी होता था तो एक मम्मी का रहता था कि अच्छे से आप अपने को पेश कीजिए, आप स्टेज पे जाइए। आप तो स्टेज पे एक हमारे लिए एक नॉर्मल प्रोसेस टाइप का बन गया था कि चाहे गाना है, चाहे डिबेट है, चाहे जनरल नॉलेज का क्विज है, तो वो सब साथ में चलता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था तो पढ़ते भी रहते थे और मेरे ख्याल से सारा एक साथ वो कारवां चलता गया आगे। तो एक अच्छा मिक्स हो गया शायद। माता और पिता दोनों के गुण आप में आए। पिताजी से जो विरासत में हासिल की किताबी शिक्षा और माताजी से गायन के जो गुण हैं वो आपने सीखे जी, वो आप में उतर कर आए विरासत से। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब ये जो कहते हैं ना कि जब शुरुआत हम अपने जीवन की कर रहे होते हैं, पिताजी कमिश्नर थे लेकिन वहीं से डिसाइड कर लिया था कि कमिश्नर ही बनना है या लक्ष्य क्या था उस समय? अच्छा लगता था और शायद वो बहुत फैमिली, पूरी फैमिली सर्विसेज में ही रही है, मेरे मामाज मौसा सब हर तरफ। तो एक रुझान उसी तरफ था कि अपने को यही करना है। ये करना है। फादर मदर का भी इच्छा थी कि अच्छी हो पढ़ाई में, करके देखो 10 लाख बच्चा देता है एग्ज़ाम, उसमें से मुश्किल से 800,000 आते हैं। तो एक चैलेंज भी था, एक्साइटिंग भी था कि अपना जो दिमाग है, अपनी जो मेहनत है उसको लगा के देखें दाव पे क्या होता है। और आई थिंक गॉड वाज वेरी काइंड, बहुत लकी रही कि जल्दी से सर्विस में आ गई और फिर तो जर्नी अपने आप चलती गई है और आई हैव बीन एंजॉयिंग द जर्नी। यानी अपने पे भरोसा है तो फिर दाव लगा ले। हाँ, वो लगाया था, सक्सेस हो गया, वो बहुत अच्छी बात। मैम आप जिस पद पे आज आसीन हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पद के बारे में आपने बताया कि कैसे सूक्ष्म जो एक टैक्सेशन की जो प्रणाली है वहाँ से लेके और उसका पूरा क्रियान्वयन कैसे हो, सभी कुछ पूरा सब कुछ इसमें शामिल होता है। और कहते हैं कि आपके नीचे जो सीईओज होते हैं, एसीओज होते हैं, एओ होते हैं, बहुत सारे जो और अन्य पद होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, सभी का कहते हैं कि पूरी तरह से पूरी दक्षता के साथ उनका भी ख्याल करना। और अल्टीमेटली जो अल्टीमेट गोल होता है कि जो टैक्स पेयर है उसकी जो कहते हैं ना कि दुविधाएं है वो जो सुविधा में तब्दील हो जाए, ये काम करना। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कोई निर्णय ऐसा भी रहा आपका जो आज आपको गर्वान्वित महसूस कराता है या लगता है कि एज अ एक मुख्य आयकर आयुक्त होते हुए ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया? हाँ, तो इस सफ़र में हमने बहुत सारे मंजिलें पार की हैं, तो हर मंजिल का अपना एक लक्ष्य होता है। तो जैसे मैं जब कमिश्नर अपील्स थी तो अपील्स बहुत सारी पुरानी तब बहुत सारी अपील्स होती थी और विभाग के पास पड़ी रहती थी और लोग परेशान होते रहते थे कि हमारी अपील्स नहीं हुई हैं, डिसाइड नहीं हुई हैं, कोई आया ट्रांसफ़र हो गया, फिर कोई अफसर आया, किसी कारण से रह जाती थी। तो मैंने सबसे पहले, वो सबसे मुश्किल होती थी क्योंकि उनमें जहाँ भी कुछ अटक रहा होता है, कोई इशू है जो डिसाइड नहीं कर पा रहा अफसर, तो वो सब छोड़ के चले जाते हैं कई बार। तो नया अफसर आता है, फिर वो भी सोचता है नई वाली उठा लें। तो मैंने क्या किया, मैंने पुरानी अपील्स उठाई एज कमिश्नर अपील्स, और मैंने 5 साल पुरानी, मैंने कहा पहले सबसे पुरानी अपील्स फिक्स करो, मैं पहले वो डिसाइड करना चाहती हूँ। तो उनमें कई बार मुश्किलें आती हैं क्योंकि पुराने हो गए होते हैं, उनके कागज़ लोगों के पास ढूंढने रहते हैं, वो लोग भी बैठ गए होते हैं कि क्या है, पता नहीं कब होगा। तो उनको एक्टिवेट किया, उनको सिस्टम में डाला और पहले उनको डिस्पोज किया और बहुत बड़ा नंबर था, तो उनको करके मुझे बहुत आराम मिला। मुझे लगा कि लोगों की प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉल्व की। और भी लेवल्स पे, जैसे कहीं पे जैसे रिफ़ंड्स होते हैं, तो बड़ी कंपनीज़ के रिफ़ंड्स हैं, वहाँ उनके पास प्रोफेशनल्स हैं, वो फॉलो करते हैं, वो हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे उद्यमी हैं या जो परेशान हैं, जिनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, वो आपके पास आते हैं कि साहब सिस्टम में अटका हुआ है, मुझे नहीं मिला है। तो वो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि पहले हम उनकी सोचें,
क्योंकि जिनके पास वो है, रिसोर्सेज है, रसूख है, उनके पास प्रोफेशनल्स हैं, वो उनका काम तो रुकता नहीं है, हो ही जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सुविधाएं कम हैं, उनके लिए अगर हम कंपैशन रखें और वो चीज़ें हम पहले उठाएं, तो उनमें मेरा ज़्यादा वो जोर रहता है। यहाँ पर भी चीफ कमिश्नर में भी जैसे कई बार लोग ग्रीवांसेस फाइल करते हैं, तो मेरा ये मन रहता है कि पहले देखो, कई बार हमारे ही रिटायर्ड अफसर है, वो चाहता है कि मैं रिटायर होने के बाद अपनी बेटी को नॉमिनी बनाऊं, गलती से नाम गलत लिख गया, तो कई बार वो आगे बढ़ जाती है चीज और वो रोता गाता रहता है कि साहब हमारा नहीं हुआ है काम। तो पहले उसको उठाकर और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसमें मुझे खास रुचि भी आती है, अच्छा भी लगता है कि हमने कुछ कायदे का काम किया। अपने आप में कहा जा सकता है कि इतने मतलब कहते हैं ना कि इस पद पर होते हुए भी वो मानवीय दृष्टिकोण, हाँ, वो आपका हमेशा जागृत रहना चाहिए। अगर ये चीज मेरे साथ होती तो कैसा लगता? ये मेरा सोचते हुए आपका करना। सीनियर सिटीजन्स हैं, वो आते हैं, उनको देख के ही लगता है कि पहले इन्हें ठीक से बिठाओ, इनको पानी दो, इनको चाय दो, वेट कर रहे हैं बेचारे, तो उनके लिए ज्यादा हमारा मानवीय दृष्टिकोण होना जरूरी है, क्योंकि हम भी एक दिन वही बनने वाले हैं। फिर कोई हमें इस तरह से ट्रीट करे तो हमें कैसा लगेगा, ये सोचकर मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने जूनियर्स को भी और अपने आप भी उसके लिए ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल वो जो हमारी जीजी जो तालियां पीट रही हैं, बिल्कुल सही पीट रही हैं। वो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई समस्या जब होती है ना जी, और हमें समस्या का निवारण छोड़िए, हमें समस्या का निर्धारण भी नहीं पता तब तक कि हमारी समस्या एक्चुअली है क्या। वहाँ अगर कोई हमारी बात को महज सुन ले तो लगता है जैसे आधी समस्या तो वहीं खत्म हो गई। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे इतने उच्च पद पर आसीन व्यक्ति अगर इस तरह की बात करती तो बड़ी कमाल की बात रही। बात की बात अगर मैं करूँ जी तो आज की एक खास बात और है। वो खास बात क्या है जी? आज 25 जून है, 25 जून, और ये वही दिन है जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काली रात के नाम से जाना जाता है। आज के 50 साल पहले इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल घोषित किया था 1975 में। इसका असर सीधे तौर पर संविधान, नागरिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर पड़ा था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया था और इसके बाद सत्ता का संकट खड़ा हो गया था। सत्ता बचाने की कोशिश में 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल लागू कर दिया गया था और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। जनता पार्टी के नेता, पत्रकार, समाज सेवी को सबको चुप करा दिया गया। सेंसरशिप लागू हो गई। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं बल्कि विचारों की स्वतंत्रता और नागरिकों की आवाज़ से भी बनता है। इस दिन पर हम तो यही कहेंगे कि जनता की जागरूकता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और आज हम आपातकाल के उन सेनानियों को स्मरण करें जिन्होंने आपातकाल के इस दर्द को झेला था। बिल्कुल। तो इस काले दिन को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे रात कितनी भी काली क्यों ना हो, एक रोज उजाला जरूर होता है। सुबह तो आती है। सुबह तो आती है। और इसी आपातकाल पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लिखी है और जिसका कि विमोचन आज होने वाला है जी। तो हम सब उस किताब को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि इस ऐतिहासिक जो कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, इनसे जो हमें सीख मिलती है, बिल्कुल उस सीख को अपनी ज़िंदगी में भी उतारेंगे। फिलहाल के लिए जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, जिन्होंने टीवी सेट देरी से खोला है, उन सबको हम बता दें मुख्य आयकर आयुक्त रोली अग्रवाल जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। तो इंडियाज मतलब कहते हैं कि इंडिया की एक ऐसी डॉटर, प्रीशियस डॉटर्स ऑफ इंडिया, वो एक डेजिग्नेशन महिला शिरोमणि अवार्ड 2019 में आपको मिलता है। तो कहते हैं ना कि एक कलाकार का मन जो है, और मंच दोनों की बात में कर रहा हूँ कि मंच पे जाना बड़ा कमाल है एक कलाकार के लिए, और कुछ सम्मान हासिल हो जाना एक अलग बात होती है। वो बात हम आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं बचपन के उन गलियारों की तरफ एक बार फिर से। वेलहम्स की अगर मैं बात करूं, वहाँ के मंच पे एक लड़की जो पूरी तरह से शिद्दत से आत्मविश्वास से भरी हुई, और जब कभी मंच पे जाती, माइक के साथ रूबरू होती, तो ऐसा लगता है जिससे सारा जो समय है या जितने लोग वहाँ मौजूद हैं वो बस एक ही नाम लिया करते थे, रोली अग्रवाल। तो वो बात मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा, वो दौर हमारे जीवन का जो हमें कुछ बनाता है, उस दौर के बारे में। बड़े सुनहरे पल होते हैं वो, बड़ा सुनहरा दौर। विलियम्स देहरादून मुझे बहुत मेरे लिए प्रेशियस है उसकी मेमोरीज, क्योंकि स्कूल में जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, जो उस वक्त जो आपके अंदर इनपुट जाता है वो मुझे लगता है जीवन भर आपके साथ रहता है। और वो जो कॉन्फिडेंस आप में उस वक्त जनरेट होता है कि
सब बच्चों में से उन्होंने देखा कि आप अच्छा पढ़ते हो न्यूज़, तो न्यूज़ के लिए मॉर्निंग असेंबली में आपको चुना गया। फिर वो प्रिंसिपल के बाजू में आप खड़े होकर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं पूरी असेंबली में, और ब्रेकफास्ट से उठ के आपको जल्दी ले जाया जाता है क्योंकि आप में थोड़ा डिसिप्लिन है। हाँ, तो आप जल्दी उठते हैं, आप न्यूज़ पढ़िए, फिर आप अपनी लिख कर दिखाइए और पढ़िए। कोई प्ले है उसके लिए आपको सिलेक्ट किया गया, फिर आप एनुअल डे पे आप उस प्ले में हैं, या माइक पे है कुछ अनाउंसमेंट्स ही करना है, कंडक्ट करना है, प्रोग्राम आप कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो फ्रेंड्स आपकी नीचे से तालियां बजा रही हैं ज़ोर ज़ोर से, आपके लिए खुश हो रही हैं और आपको दिख रही हैं वो असेंबली में। तो वो जो एक फीलिंग आती है ना, टीचर्स आपको एक कैसे बोलूँ, अडोर करते हैं कुछ टीचर्स, क्योंकि हॉस्टल होता है तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाते हैं, और आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, पर आपके जो हाउस मिस्ट्रेस है या जो आपकी प्रिंसिपल हैं, तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग, एक सुखद सा एहसास रहता है आपके साथ हमेशा, और शायद वो आपके अंदर बस जाता है। और फिर आप कितने भी बड़े हो जाएं, जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो आपको वही तालियां याद आती हैं, आपको वही चीयरिंग याद आती है लड़कियों की, वही स्माइलिंग फेसेस। तो जैसे ही स्टेज पर चढ़ते होंगे वो बचपन पूरा जो है वो फिल्म की रील की तरह आंखों के आगे से गुजर जाता है, फिर आप वहीं खड़े हो जाते हैं। तो उस समय का कोई गीत, कोई गाना ऐसा कुछ जो आज भी जहन में घूमता रहता है? तो बहुत एक पुराना गाना है, तो वो लड़कियों को मजा आता था। इनफैक्ट ये थे टुनटुन थी, आपको ध्यान हो, पुराने बहुत अच्छी 47 की पिक्चर थी, उसमें एक गाना होता था ब्लैक एंड व्हाइट, अफसाना लिख रही हूँ, तो वो लड़कियों को बड़ा मजा आता था उसकी दो पंक्तियां। बिल्कुल, स्वागत आपका। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। आजा के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए, आजा के अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए, सागर छलक उठा, सागर छलक उठा, मेरे सब्रो करार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। क्या बात है जी। और टुनटुन जितनी बेहतरीन कलाकार थी उतनी अच्छी सिंगर भी थी। और आपकी जो गायकी है ना, इसमें जो मुझे बड़ा कमाल लगता है, एक तो होता है गाना गाना, एक होता है गाने को एंजॉय करके गाना, वो हमें नजर आता है। और मुझे पता है क्या लगता है जीजी, एक बात तो मैं भी कभी बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखो, आपने गानों पसंद आ रही हो, आपना दर्शका नहीं पसंद आ रही है, पर एक शख्सियत और भी कोई खास है, जिसको नाम सुबोध अग्रवाल जी है, जो कि वर्तमान में आईएएस है, गाने कुछ ज्यादा पसंद आ रहे हो लो, और श्रीमान जी भी है आका, तो देखो उनके लिए तो मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली आपने शायद उनके लिए ऐसा। तो उनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि वो IIT से हैं और इंजीनियर हैं, और उनके भाई मेरा देवर भी, दोनों IIT हैं, IAS हैं, और उनकी फैमिली के लिए जब मैंने पहली बार गाना गाया था तो बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन था, तो मेरी मदर को मैंने डर के देखा कि लगता है मैंने ठीक नहीं गाया, पर सही बात ये थी कि वो लोग इस म्यूजिक से और कोई भी आर्ट्स की जो चीजें होती है ना, फाइन आर्ट्स, उनसे बहुत दूर हैं, उन्हें केवल इंजीनियरिंग समझ आती है। तो मेरे हस्बैंड को अब जाके इतने सारे प्रोग्राम्स में मेरे साथ जाकर जबरदस्ती, और फिर धीरे धीरे उन्हें कुछ शौक बोल सकते हैं कि हुआ है। इनफैक्ट हमारा एक जोक था कि उनको साल भर में मेरी मम्मी ने, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी नागपुर एकेडमी, तो कहा था कि आप एक गाना भी कभी गा दो तो मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगी। तो उन्होंने साल भर लगाया, और वो गाना तो जो सीखा हल्का फुल्का सीखा, लेकिन जो म्यूजिक टीचर थे उन्होंने पूरा ही बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया मीन्स कि उन्हें खाने का शौक हो गया, वो नॉनवेज उनके साथ खाने लगे, घूमने जाते थे। तो मैं उनसे हमेशा यही मजाक करती हूँ, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने मेरे 10,000 रुपए नहीं दिए। तो ये एक स्टैंडिंग जो वो गाना कौन सा है? हाँ, ये दोनों ने जिसके बाद वो निशब्द रह गए या वो ब्लैंक हो गए, वो गाना याद है आपको? कौन सा गाना? हाँ है, तो बिल्कुल पुराना, वो भी एक पुराना गाना है, मोहम्मद रफी साहब का है, आशा भोसले डुएट था। ये रात ये फिजाएं, ये रात ये फिजाएं, फिर आए या
नाए, आओ शम्मा बुझाकर हम आज दिल जलाएं, ये रात ये फिजाएं, ये नर्म सी खामोशी, ये रेशमी अंधेरा कहता है जुल्फ खोलो, रुक जाएगा सवेरा, ये नर्म सी खामोशी, ये रेशमी अंधेरा कहता है जुल्फ खोलो, रुक जाएगा सवेरा, जुगनू से जगमगाएं, तारों से झिल मिलाएं, आओ शम्मा बुझाकर हम आज दिल जलाएं, ये रात ये फिजाएं। सुबोध सर की चाय का तो मजा आपने दुगना कर दिया। चाय पी रहे होंगे और टीवी पर आप बीवी को इतना सुंदर गाना गाते हुए देख रहे होंगे। श्रीमान जी तो आज बड़े खुश हो गए होंगे, मतलब है ना। अच्छा मैम, अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। वेलहम्स की बात हमने आपसे की, उसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज उधर भी रुख आपने किया, और जिस कॉलेज में पढ़े हम उसी कॉलेज में आज वहाँ अपने हाथ से लिखे हुए आर्टिकल्स लोग पढ़ा करते हैं। तो ये ऐसा है ना कि जैसे वो अब्दुल कलाम सर की एक बात कही गई थी कि जब तक मेहनत आप करना मत छोड़िए कि आपके हस्ताक्षर जो है वो ऑटोग्राफ में तब्दील ना हो जाए। तो ऐसा हुआ आपके साथ? तो आपसे जानना चाहेंगे वो कहानी क्या है। वो ये है कि लेडी श्रीराम कॉलेज में जब मैं गई तो वेलम्स की भी कुछ लड़कियां थी, लेकिन पूरे इंडिया भर से जो बेस्ट ब्रेन्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के, कट ऑफ्स आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमेशा बहुत हाई रहते हैं, तो वहाँ जाकर लगा कि सब लोग मेरे जितने हैं वहाँ, मतलब स्कूल में तो आप एक स्टैंड आउट करते हो कि हाँ सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, ये है वो है, लेकिन वहाँ जाके लगता है कि तो सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पूरे कंट्री भर के बच्चे आए हुए हैं। तो उसमें आप अपना एक अलग एंटिटी बनाने का एक अस्तित्व खोजते हो जी। और जब अस्तित्व खोजते हो तो आप सोचते हो मुझे अच्छा क्या लगता है, और फिर आप अपने अंदर ढूंढते हो। तो मुझे लगा कि मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, तो मैंने कुछ राइटिंग करती हूँ, या गाना का शौक था तो असेंबली में कभी कभी होता है ना कि क्वायर में गाने से स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे समझ में आता है प्रिंसिपल को, टीचर्स को, फिर रिक्वेस्ट होती है कि नहीं अलग गाओ। और राइटिंग का शुरू किया, आर्टिकल्स स्कूल में भी लिखती थी, लेकिन यहाँ आकर जब लिखा, और एक पापराजी करके हमारा क्लब होता था, तो बोर्ड होते थे दीवार पे लगे रहते थे, तो सारे कॉलेज में जब लड़कियाँ आती थी तो वो आर्टिकल्स पुटअप होते थे जो अच्छे होते थे, बोर्ड पे लगाए जाते थे। तो उसमें मेरा लगने लगा आर्टिकल, और लोग उसको लुक फॉरवर्ड करते थे, पढ़ के कमेंट करते थे, हंसे, मज़े आए, ये अच्छा था, ये ऐसा था। तो उससे धीरे धीरे एक लगा कि हाँ ये जो रिटन वर्ड है ये बहुत पावरफुल वर्ड है, और आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, और अगर आप थोड़े इमोशनल पर्सन हैं या कुछ हैं, तो इसीलिए मेरा पोएट्री का, राइटिंग का शौक था। तो शायद फुर्सत भी मिल जाती थी। तो कभी कभी वो जो लम्हे हैं जब आप अपने आप से बैठे हो, या कोई चीज़ आपको बहुत डीपली अफेक्ट करती है, और एज स्टूडेंट्स हमारा दिल बहुत प्योर होता है, और आप बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं चीज़ों से, तो वो लिखते थे, फिर लोग पढ़ते थे, फीडबैक मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट लेडी श्रीराम ने मुझे बाद में प्रिंसिपल ने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड था अभी कुछ साल पहले ही, वो भी दिया, और अपने ही कॉलेज में जाके अपने ही उस असेंबली हॉल में जिसमें हम देखते थे कि किरण बेदी आई हैं या ये आए हैं, उसमें आपको बुलाया गया और आप लड़कियों से बात कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा फीलिंग है, बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। भाया मैं भी वहाँ का कॉलेज जाऊँ तो बिल्कुल ऐसा सीना बिल्कुल गर्व से बिल्कुल ऊंचा हो जाता है। हाँ, एक बात मैं पूछना चाह रही थी, टैक्सेशन बहुत ही सेंसिटिव फील्ड है जी। तो इसमें जो महिलाएं, जो बहनें हैं हमारी, उनकी भागीदारी को आप कैसे देखती हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे क्या हुआ? बहुत ही आई वुड से कि काफ़ी टाइम से है यूपीएससी में या इनकम टैक्स में, जो भी एग्ज़ाम के थ्रू हम इनकम टैक्स में आए हैं, तो बहुत लेडीज़ हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं, और दोनों साइड्स ऑफ द टेबल हैं। अब दोनों साइड्स ऑफ द टेबल से मेरा मतलब है
कि एज असेसी भी आते हैं लेडीज, अब हमारे पास बढ़ रहा है नंबर और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स वाले हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी हैं। और हमारी तरफ के मीनिंग जो ऑफिसर्स हैं, लेडी ऑफिसर्स, आप उनमें देखिए ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है। और मेरे ख्याल से तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पॉलिसी मेकिंग है, बजट है, इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे फील्ड्स हैं जो बहुत सेंसिटिव फील्ड्स हैं और बहुत थिंकर्स को दिए जाते हैं। और उसमें लेडीज़ अब इक्वल, क्या मतलब, कई बार मुझे तो लगता है आगे भी बढ़ जाती हैं। और स्काई इज़ द लिमिट, सारे कोई सीलिंग्स वीलिंग्स है नहीं, अब हर तरफ वो डेवलपमेंट है। और जब हमें कई बार लगता है जैसे बाहर जाते हैं कुछ है तो लगता है कि हमारे जो गांव की बहनें हैं या हमारे छोटे शहरों की बहनें हैं, आप देखिए उनमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। आप ज़रा सी फैसिलिटी देकर देखिए उनको, थोड़ा सा जहाँ एजुकेशन लेवल बढ़ गया, जहाँ आपने कोई सुविधा दी, जहाँ लोन्स मिलने लगे, जहाँ भी सरकार की तरफ से कोई उनको उत्थान का एक वो मिला है, माध्यम है, तो वहाँ दे आर फ्लाइंग, दे आर रियली फ्लाइंग। बस मौके की देर थी। और अब तो हर तरफ हमारे दोनों साइड्स ऑफ द टेबल पे वो कॉन्फिडेंस लेवल में बस एक वो रास्ता दिखाने की जरूरत है, उस पर चलना। तो फिर ये बड़ा खूब आपने बखूबी बात कही कि एक अवसर मिलेगा तो फिर देखना हमारी उड़ान, तब हम बताएंगे क्या है हमारी पहचान। भारत की जो बेटियां हैं वाकई, और मैं तो इस बात को इसलिए भी बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा, अक्सर बेशतर हमारे घर की महिलाएं हमसे शिकायत करती है कि हमारी लाइफ में कोई संडे नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि दरअसल आपकी लाइफ में संडे नहीं है, शायद इसलिए इतने बखूबी तरीके से जो पूरा पुरुष प्रधान जो एक समाज हम कहते हैं ना, ये बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने काम को बड़ी आसानी से कर पाता है। तो सभी को सलाम करना चाहूँगा, इस देश की हर एक बेटी को, हर एक माँ को, हर एक बहन को प्रणाम करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। और आज दो बेटियां हमारे देश की हमारे साथ बैठी हैं, है ना, और दोनों ने ही कमाल किया अपने अपने फील्ड में। फिलहाल आपके कमाल की एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, राग मल्हार सुनियावला था। हाँ बिल्कुल। राग दीपक भी सुनियावला। राग दीपक की खास बात, जब तानसेन जी वो तान छेड़ता राग दीपक, और आग लग गई थी, आग लग जाती, सिंहासन जो है वो पगलवा लाग गो, सोना को बने सिंहासन। और जीजी थाने में एक बात बताऊं, आज जो आपने साथ शख्सियत है ना, आगे साथ भी अशोक किस्सों का टेढ़ो है। अच्छा। वो किस्सों का ही है, आगे जबान नहीं जानू। तो वो कुर्सी जो है ना, जो मरुधरा है ना, बी के अंदर किया धस्ती चली गई, अब आंखें जबानी जान है, वो किस्सों का है। वो राग मल्हार चल रहा था कि दीपक चल रहा था? असल में हुआ ये था कि मेरे हस्बैंड तब कलेक्टर बीकानेर थे जी। और एक बार एसपी, कलेक्टर, पूरा जैसे प्रशासन के कुछ लोग थे और वो धोरे होते हैं ना, सैंड ड्यून्स, बिल्कुल वहाँ पे बहुत काम हुआ, हम लोगों ने बहुत काम वाम किया हुआ था। शाम को सबने बस वो कुर्सियाँ, प्लास्टिक वाली कुर्सी होती है ना, वो लोहे के पैर वाली, वो लेके चले गए, कुछ खाना वाना बना के सब अपना, और वहाँ चले गए कि भाई आज शाम को चांद फुल मून वाला जो है वहाँ पे खाना खाएंगे। फुल मून पे धोरे, ब्यूटीफुल, उससे सुंदर कोई जगह, मतलब सुंदर सफेद इमेजिन करिए और ऊपर मून। और फिर मुझसे किसी ने गाने की करा कि भाई गाइए गाइए, तो वो कुर्सी जो थी, अच्छा, और सैंड तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो मैं अपना गाने लग गई। अच्छा, गाते गाते मैंने नोटिस नहीं किया कि कुर्सी के, क्योंकि मैं पीछे बैठ के आराम से गा रही थी, तो वो कुर्सी के जो पीछे के पाए थे वो उसमें सिंक होने लगे सैंड में। तो वो थोड़े देर में मैंने रियलाइज किया कि तो ऊपर उठ गई और मैं आराम से गा रही हूँ, और बहुत हंसे हम लोग उस पे, लेकिन वो किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है। तो वो गीत कौन सा था, मैं तो ये जानना चाहूंगा, वो ऐसा कौन सा राग आपने छेड़ा? शायद कोई गजल थी मेरे ख्याल से, माँ प्रसन्न हो गई, शायद कोई गजल थी मेरे ख्याल से, शायद जगजीत सिंह जी की थी, ऐसा तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, वो गा रही थी मैं। उसकी 2 लाइन सुना दे। बिल्कुल मैम, स्वागत है आपका। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। क्या बात। तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं, तिरछे तिरछे तीर नजर के
लगते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। वाह 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 वाह। और जीजी इसलिए क्या मस्त देखो, हो गए। खूबसूरत दौर तो जो है आपकी बदल को गायकी है ना? बिल्कुल मैं वही जगजीत जी की बात करूं, राज हाँ। अरिजीत जी बात आपा करा है ना, हाँ। मतलब दौर, लेकिन संगीत को जादू को नहीं बदलियो को नहीं बदली है ना? वाला। और एक हाँ। बात कहीं की जावे, हाँ। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज वाह है, वाह वाह। इश्क कीजिए फिर समझिए मौसीकी क्या क्या चीज चीज़ है। तो क्या ये खूबसूरत ये जिंदगी को समझने की बात हो, मौसीकी यानी म्यूजिक को समझने की हाँ। बात हो, नहीं अपने पर आप में भाया बड़ा कमाल है। हमारे दिमाग में एक सवाल आया हाँ। कि मतलब इतनी उम्दा कलाकार आप हैं हाँ। और आपके इतने स्टेज शोज भी होते रहते हैं जी। और जॉब आपका मतलब इनकम टैक्स कमिश्नर, कैसे मतलब सामंजस्य बिठा पाती हैं, उसके अलावा अपना घर परिवार। बिल्कुल हाँ। बहुत है। लेकिन हालांकि मैंने ये बात बोली कि औरतें सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती नारी हैं, नारायणी पर जैसी एक जी। बार करने में और हाँ नारी वो तो है, वो नारायणी बहुत आपने सही बात बोली है। हाँ। और पर मेरा एक मानना है कि ठीक है, मेरे दिमाग को पोषण मिल रहा है मेरे काम से, मेरा ब्रेड एंड बटर है, मैं उसकी पूरी इज्जत करती हूँ और पूरी सिंसियरिटी से काम करती हूँ, लेकिन मेरा जो दिल है उसको भी पोषण चाहिए चाहिए, और बिल्कुल। उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मेरा सोल, आत्मा जो है वो प्रसन्न रहे। हाँ। और उस तभी मैं काम भी खुशी खुशी कर सकती हूँ। और उसके लिए मुझे लगता है कि मुझे अगर म्यूज़िक से खुशी मिलती है तो मैं उसके लिए कुछ लम्हे चुराती हूँ। जैसे गाड़ी में जा रही हूँ मैं ऑफिस, तो मैं अपना म्यूज़िक लगा लूँगी, या मैं नहाते वक्त, तैयार होते वक्त म्यूज़िक लगाऊंगी। तो मुझे लगता है मैं किसी से वो समय चुरा नहीं रही हूँ, वो तो मेरा ही प्योर समय है। बच्चों को मैंने पूरा समय दिया दे है। दिया। हाँ। और हस्बैंड को मतलब कहीं मैं कमी कोशिश करती हूँ कि कहीं कमी नहीं रहे, और उसका अब मुझे रिवॉर्ड मिलने लगा है हाँ। कि बच्चे भी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, हस्बैंड भी आपको मिस करते हैं, आप यहाँ नहीं हो तो मिस करते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी लेडी के लिए यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आप अपने हर रोल को हाँ। पूरी मतलब शिद्दत पूरे से शिद्दत से निभाएं, बखूबी आप निभाएं उसे। और स्टेज पे जाके जो खुशी मिलती है ना एज एन आर्टिस्ट, वो एक अलग खुशी होती है। एज एन ऑफिसर आपने काम करा, मैं अपनी टेबल हमेशा क्लीन छोड़ती हूँ कि जो भी आज का काम था वो पेंडिंग नहीं रह जाए। हाँ। उसी तरह जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मैं कुछ देर के लिए भूल जाती हूँ कि मैं ऑफिसर हूँ या मैं चीफ कमिश्नर हूँ। मैं उस वक्त फिर गाना का मजा लेती हूँ और लोगों की उसमें एंजॉय करती हूँ, तो वो एक अलग फीलिंग है। पर एक ऐसी विधा है जिसके लिए रियाज बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ये तो है, या शुरू में आपने किया होगा, लेकिन अब भी आप इतना खूबसूरत गाती हैं या तो वक्त निकाल को, पाती हैं अब? हाँ, सुरों को साधने के लिए जैसा कहते हैं कि एक रियाज बहुत जरूरी होता है कलाकार के लिए, उसके लिए टाइम निकाल पाती हैं? उसके लिए टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। सैटरडे संडे में अगर जब भी मुझे पॉसिबल होता है, कभी शाम को। इनफैक्ट मेरे जो गुरु थे म्यूज़िक के, वो उमा शर्मा जो कथक डांसर हैं, तो उनके फादर थे पंडित उमा दत्त शर्मा। जी, जी, जी। उनसे पहले LSR में फॉर्मल सीखना शुरू किया था और फिर वहाँ से सिलसिला बढ़ता ही गया। थोड़ा मम्मी का शौक था, थोड़ा जाते थे तो वो एनकरेजमेंट मिलता था, तो करते करते एल्बम भी रिलीज हो गई। टी सीरीज ने फोक म्यूजिक पे मेले मेले में ठुमका, जी, मेले मेले में ठुमका तो लग जाए ठुमका। हाँ, ठुमका तो लगा के रहेंगे। तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि रियाज का कभी भी जहाँ से बस टाइम निकालना पड़ता है। बहुत टाइम तो नहीं हो पाता है, लेकिन जो ये प्रोग्राम्स होते हैं स्टेज पे, वो मैं इसलिए कई बार हाँ करती हूँ कि मुझे उसमें पीछे गाने का फिर एक जरा वो रहता है कि भाई जाना है स्टेज पे, आपको जस्टिस करना है उस सॉन्ग के साथ, लोगों को खुश करना है। तो फिर उस बहाने मेरा प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये है। तो मैम एक बात और जो दुनिया को भी पता लगनी चाहिए, वैसे तो पता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ जो आम दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो मैम से आज पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, उन्हें भी पता लगे। सजदा सिस्टर्स के साथ में, उषा उत्थुप के साथ में, और बड़े बड़े गुणी कलाकारों के साथ, चंदन दास जी के साथ आपने मंच साझा किया है। तो ये अपने आप में ऐसा है कि जिन्हें हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, इतने बड़े जो संगीत के नाम हैं, उनके साथ मंच साझा करना, वो कैसा सुखद अनुभव अपने आप में होता है, क्योंकि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन आपकी ज़बानी फिर भी हम जानना चाहेंगे कैसा था आपके लिए? तो उनके साथ गाकर उस स्टेज को शेयर करके मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। उषा उत्थुप मैडम ने तो
खुद मुझे बुलाया ऊपर स्टेज पे, सजदा सिस्टर्स के साथ प्लानिंग था वो एक, मुझे तब तो मुझे ऐसे महिला सशक्तिकरण टाइप का लगा कि मतलब एक साझी उड़ान हम कर रहे हैं, एक होता है ना कि आप गा रहे हैं हम गा रहे हैं। उषा उत्थुप मैडम ने कहा मेरे साथ गाइए, और फिर हमने गाया और उन्होंने सारे ऑडियंस की लाइट्स बंद करवा के, वो मोबाइल फोन्स होता है ना उसका लाइट जलवा के हमने गाया। और बाद में मैंने उनसे डिस्कशन किया कि आप कैसे और मैं अपने को कैसे और सुधार सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो जिसके साथ स्टेज पे गाया, चंदन दास साहब इतने बड़े सिंगर, और उन गज़ल उन्होंने सुनी तो उन्होंने पूरे स्टेज पे बोला जवाहर कला केंद्र में कि मैंने इनकी आवाज़ सुनी और मुझे लगा ही नहीं ये कोई ऑफिसर हैं और इन्होंने इतने अच्छे से गाया। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। एक कॉन्फिडेंस आता है कि शायद हम जो कर रहे हैं वो कुछ सही कर रहे हैं शायद, या बहुत आई मीन इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग कि आप इतने बड़े सिंगर्स के साथ स्टेज शेयर करने लायक हो। तो वो कौन सा गीत था अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, या मंच का कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो? चंदन दास जी वाले प्रोग्राम में वो कहानी गज़ल की एक चल रहा था जिसमें रज़ा मुराद साहब आए थे और वो एंकर कर रहे थे, और राधिका चोपड़ा जी थी और चंदन दास जी थे, और उसमें मैंने एक गाया था, वो एक्चुअली मम्मी गाती थी मेरी, वो मुझे लगता है प्राइवेट ही गज़ल है, तो उसके 2 लाइन्स। बिल्कुल मैम, स्वागत आपका। दौरे शराब बज़्म में चलने लगा अलग अलग, ऐसी भी क्या थी बेखुदी, साकी बता अलग अलग, दौरे शराब बज़्म में। वाह, बहुत बढ़िया। एक मैंने भया सुना कि उषा उत्थुप जी के साथ अंजन की सीटी का कोई कहीं जिक्र मैंने सुना था, वो क्या था? ओके, अच्छा आप ओके फाइन। जी हमारी बड़ी रिसर्च करके आती है जी। अंजन और फिर गीत संगीत का मामला है तो भया भैया भी बिल्कुल बनता है। ओके। चल्ला चल्ला रे ओ चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी हौले 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 हौले, अंजन की सीटी पे मारा, अंजन की सीटी पे मारा मन डोले, अंजन की सीटी पे मारा मन डोले, ओ चल्ला चल्ला रे चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी हौले 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 हौले, अंजन की सीटी पे मारा, अंजन की सीटी पे मारा मन डोले, अंजन की सीटी पे मारा मन डोले। और हमारे अंजन की सीटी से याद आयो कहीं बता दो। हमारे अलबेलो राजस्थान की कड़ी के पहले एपिसोड के पहले मेहमान, अच्छा, इकराम राजस्थानी जी, जिन्होंने उनका लिखा हुआ गीत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस गीत की भी खास बात है, और राजस्थान के हस्ताक्षर वो हैं, अलग ही मूड है बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा, पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल, जो क्योंकि न सिर्फ ये एक ऐसी विधा है जो आपको न सिर्फ आपके काम को सहज बनाती है, बल्कि लोगों से जब आप संवाद करते हैं तो उसे भी थोड़ा प्रभावी करती है। और मुझे लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग, या यूँ कहें कि मंच पर जाकर लोगों से मुखातिब होना, ये एक बड़ा गुण तो है ही, लेकिन इस गुण के गुर अगर आज हम सीखना चाहें तो क्या हो सकते हैं, आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि मैं स्टेज पे रही हूँ और बड़ी फैमिली से आती हूँ, तो मुझे तो लोगों से बात करना एक बहुत नॉर्मली और नेचुरली आता है, और शायद मुझे खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है जितने लोग हो उनसे बात करके। तो कई फोरम्स पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बुलाते रहे, CII बुलाता रहा, IWN, कई फोरम थे जो रेगुलरली बुलाते रहे हैं बात करने के लिए। और पब्लिक स्पीकिंग में मुझे केवल एक बात लगती है कि कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी प्री डिटर्मिन्ड उस पर मत जाइए, एटलीस्ट मैं तो दिल से बोलती हूँ, और जो मेरे अंदर आ रहा है, अपने कुछ फीलिंग्स ज़रूर असेंबल करती हूँ शायद अंदर ही अंदर, और आप जितना दिल से बोलेंगे और आपकी ऑडियंस को आपसे क्या चाहिए वो सोचेंगे कि आप उनका क्या फ़ायदा कर सकते हैं। मतलब आप उन्हें कोई 2 चीज़ें थॉट भी ऐसी दे दें जो बच्चे होते हैं या यंगस्टर्स हैं या जूनियर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर कोई भी एक थॉट आपने उनको दिया जो उनको लाइफ भर चिपक गया उनके दिमाग से, तो आपने एक बहुत
बड़ा काम किया। तो ये मेरा मन रहता है, मैं जिस भी फोरम पे हूँ उनके मन की बात करो, उनको क्या अच्छा लगेगा, उनको किस चीज़ से आगे चलकर फायदा हो सकता है, या उनकी उस वक्त थिंकिंग क्या चल रही है, अगर आप उसको उठा सकें, आप उन्हें जोश दिला सकें, ये एक मन में रहता है। वाह, तो जी एक बात पूछती हूँ, अगर थे इजाजत दो तो पूछ ही कहा जाता है कि जीते तो हैं सभी अपनी जिंदगी, अपना अपना कर्म निभाए, पर सार्थक जीवन तो वही है जो काम दूसरों के आए। अब वो कहते भी हैं कि अगर अपनी थाली में कुछ ज्यादा निवाले हैं तो वो फिर बस जरूरतमंदों के हवाले हैं। बस यही बात के साथ आपके व्यक्तित्व में ये बात रही है। हालांकि मैं एक बात और बता दूं, आपने सख्ती से मुझे मना किया था, लेकिन बावजूद उसके हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक जिस तरह के पद पे आप हैं, वो कहते हैं जिस शौकिया सिंगिंग की बात हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज को, वो कहते हैं ना कि जो कुछ आप समाज से हासिल किया है वो समाज को लौटाना ना सिर्फ अपने पद से, ना सिर्फ अपने उस सिंगिंग के टैलेंट से, बल्कि एक अलग विधा के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में। वो जहन में कब आया और क्यों लगने लगा कि ये भी करना चाहिए? आई थिंक वो 40s में आया, जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे। तो एक बार शायद बर्थडे थी मेरी, और हमने ये डिसाइड किया कि ये ठीक है, रोज़ चले गए, खाना खा लिया, बाहर पार्टी हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो कुछ नया होना चाहिए। बच्चों को भी सेंसिटाइज करना है जब वो छोटे हैं तब से, कि आपको अगर ईश्वर ने दिया है तो आप देखो दूसरों को आप कैसे मदद कर सकते हो, और एक ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए आप में, और आपको एक डाउन टू अर्थ रहना है हमेशा। एक मेरे पापा बोलते थे कि आम का पेड़ है, उस पे जितना आम आता है वो देखो वो नीचे झुक जाता है, वो कोई ऊपर नहीं जाता। जितना ईश्वर उसको आम दे रहा है वो उतना नीचे झुक रहा है। तो एक वो फीलिंग रहनी चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड रहनी चाहिए। आप में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं, अगर आपको ये किस्मत अच्छी मिली है तो आप दूसरों के साथ शेयर करने की कोशिश करिए। जॉय ऑफ गिविंग। तो बच्चों को लेके हम, जैसे कुछ सेवा संस्थान थे, कहीं उदयपुर में था, भरतपुर में हम जाते थे, तो बर्थडेज पे खास तौर से कोशिश करते थे, चाहे बच्चों की बर्थडे हो, कुछ हो, तो वहाँ जाके उन बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया, ले गए सामान, पढ़ाना शुरू किया फिर बच्चों को धीरे धीरे। उसमें जो मज़ा आता है कि वो बच्चे आपको इतना इनोसेंटली और इतना ऐसे देखते हैं, और फिर जब आप सक्सीड करने लगते हो, उन्हें आपने कुछ सिखाना था और उसने वो पहचानना शुरू कर दिया, और उसकी भी जो प्राइड आप देखते हो, सेल्फ प्राइड, और उसकी पेरेंट्स हैं या आपको वो फील आता है, तो एक बहुत ही, जैसे खुद आप एक पेरेंट हो तो आप फील कर सकते हो कि आपने इस बच्चे को कुछ सिखाया। या और स्पेशली जो बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं या जिनके लिम्स हैं डिफेक्टिव हैं, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई मतलब मैं शहरों का नाम भी नहीं ले रही, अलग अलग शहरों में कई बार बच्चे छोड़ जाते हैं लोग, और वो बच्चों के लिए घर बने हुए हैं, वहाँ पे उनकी पूरी देखभाल हो रही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। और दुख ये होता था कि ज़्यादातर लड़कियाँ होती थी, उनको छोड़ जाते थे। वो लोग बताते थे कि लड़के हैं वो अडॉप्ट हो जाते हैं, लड़कियाँ यहाँ रह जाती हैं। तो दिल को बहुत ठेस पहुँचती थी। और मतलब हम तो 3 सिस्टर्स हैं और फिर एक भाई हुआ था। तो हमें हमारे फादर ने कोई ऐसा फीलिंग हमें कभी नहीं दिया कि हम सेपरेट हैं या वो अलग है। तो आई थिंक कहीं पे वो करुणा, वो कंपैशन जो है वो हम सब में एज ह्यूमन बीइंग्स है, और वहाँ जाके महसूस होता है कि हम क्या फालतू छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनके लिए अगर हम कुछ भी कर पाएँ तो शायद तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। बिल्कुल। और कहते भी है ना कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। तो वो सेवा भाव करके जो सेटिस्फेक्शन, जो संतोष हमें मिलता है, मतलब उसको हम शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। उस संतोष को आप खरीद नहीं सकते, उस संतोष को आप ज़बानी पेश नहीं कर सकते। और ऐसा भी है कि जो बौद्धिक तौर से जो स्पेशली चैलेंज जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनकी भी आप लगातार सेवारत आप रही हैं, और उन्हें ना सिर्फ उनसे कुछ सिखाना उनको, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो इतने खुश रहते हैं। यहाँ भी एक जामडोली में एक है जगह जहाँ पे कभी कभी मैं जाती हूँ, और वहाँ पे वो बच्चे हैं, वही छोड़ गए हैं लोग, मेंटली चैलेंज्ड हैं थोड़े, इतना नहीं सीख सकते हैं, और किसी के सर में डेंट है, किसी के कुछ है, लेकिन आप देखो वो कितना खुश रहते हैं। उन्होंने कुछ लिखा है तो आपको ला कर दिखाएंगे, कोई गाना गवाओ आप उनसे तो गाना पे डांस करेंगे। वो जो प्योर आनंद है ना उनके अंदर,
वो भूल गए हैं या उनको एहसास ही नहीं है कि उनके साथ कहीं चोट हुई है, और वो देख के अपने आप पे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ में परेशान कैसे हो सकते हैं। जब आप देखिए ये बच्चे कितना खुश हैं, कितना उनको देख के मतलब एक अलग फीलिंग आती है। आमतौर पे जो बात कही जाती है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अगर आपके सामने किसी भी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो, जिंदगी की आंखों में आंखें डालिए और मुस्कुराइए और कहिए कि आप जिंदगी का स्वागत करें और ये कहें कि आप मेरी जिंदगी में शामिल हैं। तो मैम घड़ियाल बाबू जो है लगातार इशारा दिए चले जा रहा है और हमें इशारा किस चीज का मिल रहा है? अलबेलो अंदाज, अलबेलो राजस्थान का अलबेलो अंदाज, जहां हम कुछ एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करने वाले हैं, यहाँ खटाखट आपसे क्वेश्चन फटाफट पूछने वाले हैं हम और आपके कुछ जवाबों का जो इंतजार। कुछ हैम्पर वैम्पर भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मैम, कोशिश करेंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो दीदी करा शुरू? बिल्कुल शुरू कर दो। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान जब शब्द आप सुनती हैं, पहला वाक्य दिमाग में क्या आता है? कलर, रंग, रंग, त्योहार, रेत में भी जीवन, रंग रंगीलो राजस्थान। रंग रंगीलो। तो आपकी जिंदगी अगर कोई गीत होती तो इस गीत के बोल क्या होते? जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। दाल इसका जितना हो आंचल यहाँ पर, सौगात उतनी मिलेगी। क्या बात है। दाल बाटी चूरमा या घेवर? घेवर। सफल जीवन का मूल मंत्र? सफल जीवन का मूल मंत्र है कि चलो, गिरो, फिर उठो, आगे बढ़ो, फिर गिरो, फिर आगे बढ़ो, गिर के उठते रहो, नीचे बैठे मत रहो, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। वाह, क्या बात है। जीवन चलने का नाम? चलने का जी। कुछ एक कसक रह गई है जो पूरी करना चाहती हैं? अफसर ना होती तो क्या होती? राइटर होती, शायद राइटर होती। किसी कोने में बैठ के किताबें पढ़ती, किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सोचती और लिखना चाहती हूँ। और जो मेरे अंदर इतने उद्गार हैं, इतना कुछ है, मैं चाहती हूँ कि किसी दिन के माध्यम से व्यक्त करना किसी दिन वो भी पूरा हो जाए। अगर प्लेबैक का मौका मिले तो कौन से ऐसे ड्रीम सिंगर होंगे? किसी भी वक्त के हो सकते हैं, किसी भी। अरिजीत सिंह जी। अरिजीत सिंह। और पुराने सिंगर में बात करें तो गीता दत्त। गीता दत्त, उनकी तो मैं फैन हूँ बहुत। और बिल्कुल आपकी ज़बानी जानना चाहें, सबसे बड़ा जीवन का गुरु वो कौन है? गुरु मुझे लगता है लाइफ इटसेल्फ है। जीवन खुद एक गुरु है और समय एक गुरु है। और मुझे लगता है कि जीवन के जो सीक्रेट्स हैं वो आपको धीरे धीरे रिवील होते हैं और रहस्य आपको पता चलते हैं। और ऑफ कोर्स जब तक आप पूरा समझ पाते हैं तब तक ऊपर जाने का टाइम हो जाता है। लेकिन जीवन के जो कटु सत्य हैं वो भी उतने ही प्यार से ले लेने चाहिए। जितना आपको खुशियाँ देता है जीवन, उतना ही कष्ट भी मिलते हैं और दोनों साथ में चलेगा। एक पैकेज डील है तो उसको अडॉप्ट कर लें और जितने जल्दी समझ लें। तो संक्षिप्त में आज जो बेटियां जो आपको टीवी सेट से देख रही हैं, संक्षिप्त में 2 लाइन युवाओं के लिए भी, युवाओं के लिए बिल्कुल कोई संदेश आप देना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटियों के लिए खास तौर से कि आप किसी खांचे में फिट होने के लिए नहीं बनी हो। आप सारे खांचे तोड़ दीजिए, आप सारी चीज़ साथ में लेके चलिए, कला लेके चलिए, कैरियर लेके चलिए, कंपैशन लेके चलिए और करुणा, तो मतलब 3 Ks हो गए। और आपके जो पंख हैं वो आपने पीछे जो खुद ही बंधे हुए होते हैं ना, उनको खोल दो। ये तो और सारे रस खुली बता उड़ान दिए लो। हाँ, पूरी उड़ान लो, आसमान आपका है जी। और ये बात कही जाती है, बहुत खूबसूरत। और अगर ये सबकी कोई मिसाल देखनी है तो फिर मैडम को देखिए, रोली अग्रवाल। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच पे आ जाएं।